जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स के टॉपिक को कवर करेंगे, जहां आज आप पढ़ने वाले हैं मोशन। और मोशन में जो हम न्यूमेरिकल्स के सवाल को सोल्व करते हैं, उनके थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे। और यहां से आपको बैंक हो, रेलवे हो, SSC हो, इन सभी एग्जाम में आपको यहां से 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जो बच्चे रेलवे का पर्सनली तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ALP हो, टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी हो, तो उन बच्चों के लिए तो ये ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है, क्योंकि रेलवे के टॉपिक में, सिलेबस में मोशन चैप्टर हो या फिजिक्स का कोई भी अन्य पार्ट हो, यहाँ से अधिक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग बिना देर के क्लास को स्टार्ट करेंगे और समझेंगे मोशन में न्यूमेरिकल्स बेस्ड थ्योरी को किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाता है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है, वो टॉपिक का नाम क्या है? मोशन, अर्थात गति हम लोग बोलेंगे। और ये जो है, इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है? तो न्यूमेरिकल्स थ्योरी, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स थ्योरी को समझने के लिए कुछ एग्जांपल की ओर चले, तब हम लोग अच्छी तरह से इनको कवर कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, हम कोई एक गाड़ी बनाते हैं, ठीक है। ये कोई गाड़ी है या कोई ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। अभी ये देखिए, ये जो वस्तु है ये विरामावस्था में है, ठीक है। कौन सी अवस्था में? तो विरामावस्था में है। यानी ये वस्तुएं किस अवस्था में है? विरामा अवस्था में ये रुकी हुई है, ठीक है। अगर कोई वस्तु विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करे, तो ऐसे सिचुएशन में इस वस्तु का इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? तो U इक्वल टू आपको देखने को क्या मिलेगा? तो 0 मिलेगा, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे, तो ऐसे सिचुएशन में वस्तु की प्रारंभिक वेग क्या होती है? तो वो वेग क्या होती है? तो 0 होती है, ठीक है। जब ये विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया, तो कुछ समय के बाद यानी 30 सेकंड बाद यही वस्तु अपना वेग बदल लेती है और वेग क्या बना लेती है? तो वेग को v कर लेती है, यानी v मीटर पर सेकंड। तो यानी वो जो v मीटर पर सेकंड है, उसको हम लोग कौन सा वेग बोलेंगे? तो अंतिम वेग यानी लास्ट वेलोसिटी बोलेंगे। और इसको किससे डिनोट करेंगे? तो v से डिनोट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला थ्योरी आपका ये हो गया कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था से चले, तो उनका प्रारंभिक वेग U इक्वल टू क्या होता है? तो 0 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। मान लिया जाए कि एक वस्तु इसी तरह का और है, जो कि इस पर चलना प्रारंभ करेगा। अब की बार ये वस्तु का वेग कुछ है, यानी U वेग से चलना शुरू किया है। तो और ये वस्तुएं 30 सेकेंड के बाद अपनी वेग को जो है क्या कर लेती है? तो बदल लेती है, और वेग बदल करके क्या हो जाता है? तो v हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये लिखेंगे कि वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है वो वेग क्या है? तो u है। और अंतिम वेग क्या है? तो अंतिम वेग इनका हो जाएगा v मीटर पर सेकंड। सब यूनिट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ कंडीशन क्या सब अप्लाई होता है। तो फर्स्ट कंडीशन ये होता है कि अगर v बड़ा हो किससे? तो U से। v बड़ा हो किससे? तो U से। तो ऐसे सिचुएशन में वेग परिवर्तन जो होगा, ठीक है, वेग परिवर्तन जो होगा, तो वेग परिवर्तन कितना होंगे? तो वेग में परिवर्तन जो होंगे तो वो हो जाएगा v माइनस क्या? तो U। और इस जगह पर समय देखिए कितना लगा है? तो समय लगा है t। तो इस सिचुएशन में हम इनका एक्सेलरेशन भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी वस्तु का त्वरण। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो a से सूचित करेंगे। और a बराबर जो होंगे वो हो जाएंगे क्या? तो वेग में परिवर्तन बटे क्या हो जाएंगे? समय, ठीक है। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो v माइनस u बार क्या निकल के आ जाएंगे?
टी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कुछ पॉइंट आपका कि देखिए त्वरण कब निकलता है, जब वस्तु अपना वेग परिवर्तन करता है तब। ठीक है, अगर कोई वस्तु अपनी वेग को परिवर्तित करती है तो इस सिचुएशन में वस्तु का त्वरण ज्ञात होता है। परंतु अगर यही वस्तु अपनी वेग न बदले, एक समान वेग रखे, तो ऐसे सिचुएशन में एक्सेलरेशन नहीं निकलता है, अर्थात त्वरण का वैल्यू कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो जैसे अभी आप देखें कि वस्तु जो है यूं वेलोसिटी से चलना शुरू किया है और t समय के बाद अपना वेग क्या कर लेता है, तो भी कर लेता है। तो इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन जो होगा वो आपका a इक्वल टू v माइनस यू बाय क्या हो जाएंगे, तो t हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम ये कह दें कि इस पथ पर कोई वस्तु जो है वो चल रही है, ठीक है, ये एक वस्तु है जो कि चल रही है किस वेग से, तो v मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, और ये वस्तुएं किसी भी सिचुएशन में अपनी वेग को नहीं बदल रहा है, तो सभी जगह इनका वेग भी है। तो इनका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी भी हो गया और लास्ट वेलोसिटी भी क्या हो गया, तो भी हो गया। तो इस सिचुएशन में अगर हम वेग परिवर्तन की बात करें तो वेग परिवर्तन v माइनस v होगा और क्या निकल जाएंगे, 0, और यहाँ पर a निकालेंगे तो dv बाय dt, तो वेग हो जाएंगे 0 और समय हो जाएंगे t, और 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 निकल जाएगा। यानी ये देखिए, अगर यदि कोई ऑब्जेक्ट समान वेलोसिटी से मूव कर रही है, गति कर रही है, मोशन कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो आप लोग इनको भी याद रखेंगे कि कोई वस्तु एक समान वेग से चलने पर उसका त्वरण क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। ठीक है, तो देखिए आगे हम लोग पॉइंट को समझते हैं। ये हो गया आपका, और देखिए यहां पर हम लोग कुछ और बात करते हैं इसमें। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम एक वस्तु फिर से तैयार करते हैं। ये कोई एक वस्तु हो गया, ठीक है, और ये वस्तु चलना किससे शुरू किया है, तो यू वेलोसिटी से, यानी यू मीटर पर सेकेंड से t समय के बाद, ठीक है, t टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी बदल लेती है और अपनी वेलोसिटी क्या कर लेती है, तो v मीटर पर सेकेंड, और इतने समय में गाड़ी कितना डिस्प्लेसमेंट लेती है, तो वो क्या लेती है, तो s लेती है। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि वस्तु किससे, तो u वेग से चलना प्रारंभ किया, t समय के बाद ये वस्तु का वेग क्या हो गया, v हो गया। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन कितना हुआ, कितनी दूरी तय किया, तो वो s दूरी तय किया, और इस वेग परिवर्तन के दौरान इनका त्वरण जो उत्पन्न हुआ, एक्सेलरेशन जो उत्पन्न हुआ, वो त्वरण क्या है, तो वो त्वरण आपका क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में सरल रेखीय गति के समीकरण को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सरल रेखीय गति के समीकरण, सरल रेखीय गति के समीकरण को जानते हैं। तो देखिए पहला जो आपका होगा वो हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस AT। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस AT। दूसरा s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला, यानी इसे हम लोग बोलते हैं सरल रेखीय गति के समीकरण को हम लोग बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सरल रेखीय गति के समीकरण में पहला गति का समीकरण v इक्वल टू यू प्लस AT है, दूसरा s बराबर UT प्लस AT स्क्वायर है, और तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू 2AS होती है। ठीक है, चलिए तो ये था आपका कौन सा समीकरण, तो गति का समीकरण। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं एक चीज यहाँ पर कि यहाँ देखिए हम जो आपको ऊपर समझाए हैं इनमें एक पॉइंट और आप लोग कवर कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट सिचुएशन आपका ये कहता है कि v
ग्रेटर देन यू, अर्थात भी बड़ा हो किससे, यू से, तो ए इक्वल टू भी माइनस यू बाय क्या निकलता है, टी। और इस सिचुएशन में ए का जो वैल्यू निकलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। बट अगर हम ये कह दें पॉइंट बी में कि यूं ही बड़ा हो किससे, तो भी से, अर्थात जब गाड़ी भी यूं वेलोसिटी से चल रही थी तो गाड़ी पर ब्रेक लगाने के बाद इनका वेग घट गया और वेग हो गया भी, यानी इस सिचुएशन में यू बड़ा होगा किनसे, तो भी से। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग ए निकालेंगे तो भी माइनस यू बाय टी जो निकलेगा वो किस में निकलेगा, निगेटिव में, अर्थात ए का मान निगेटिव होगा। और आप लोगों को पता है क्या, तो ऋणात्मक त्वरण को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं, मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलेंगे, मंदन बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। गाड़ी पर जब ब्रेक लगाया जाता है तो उनका वेग क्या होता है, तो घटता है, और वेग घटने के बाद जो त्वरण मिलता है वो आपको ऋणात्मक होगी, और ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे और कुछ पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक चीज क्या है कि कभी कभी आपको एग्जाम में पूछेगा कि इसका जो है डिफरेंशिएट करके देखिए कि त्वरण का मान किससे ज्ञात होता है। ठीक है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका है, तो इसमें आपको किसका मान निकालना है, तो त्वरण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो आपको त्वरण चाहिए, त्वरण अर्थात आपको क्या मिलना चाहिए, तो ए मिलना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग त्वरण ज्ञात करेंगे, अर्थात इस समीकरण से किनका मान निकालेंगे, तो ए का मान हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो आप इनका डिफरेंशिएट करेंगे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का किसके सापेक्ष, तो टी के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा डी एस बाय क्या, तो डी टी। तो देखिए हम लोग टी के सापेक्ष इनका डिफरेंशिएट करेंगे, तो टी के सापेक्ष निकालेंगे तो एक हो जाएगा, यहाँ 1/2 ए मल्टीपल है छोड़ दीजिए, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो 2t होता है, तो ये 2 से 2 आपका कट जाएगा। तो आपके पास अब देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, तो ये बच रहा है डी एस इक्वल टू बाय डी टी इक्वल टू यू प्लस ए इंटू क्या बच रहा है, टी। यू क्या है, तो ये कांस्टेंट टर्म है जिसका कि एक बार और हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी टू एस बाय डी टू, यानी डी टी 2 निकालेंगे तो अचर पद का क्या हो जाएगा 0, और a मल्टीपल है छोड़ दीजिए, और t का t के सापेक्ष 1 हो जाएगा, यानी d2s बाय dt2 का वैल्यू जो है वो अब आपके पास क्या बचेगा, तो a बचेगा। तो देखिए गति के दूसरे समीकरण से हमने किसका मान ज्ञात कर लिया, तो त्वरण का मान यहाँ पर ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो देखिए ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में रेलवे में एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जो है वो त्वरण के व्यंजक को दर्शाता है, तो d2s बाय dt स्क्वायर किसे दर्शाता है, तो ये आपको एक्सलरेशन को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए अब हम इस पर बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स का और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर यदि हमें कह दे एग्जाम्पल में कि कोई वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है और 10 सेकेंड बाद इस वस्तु का वेग जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो आप बताइए कि इतने समय में गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो दूरी को हम लोग क्या बोले हैं, s। तो देखिए सबसे पहले आप यहां पर सोचेंगे कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपको यहां पर u मिल रहा है
टी मिल रहा है, बट यहाँ पर ए नहीं मिल रहा है। तो ए के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ाई है कि ए इक्वल टू भी माइनस यू बाई क्या होता है टी। तो भी का वैल्यू देखिए क्या है 40 और यू का मान क्या है 20 बाय टी का वैल्यू क्या है 10। तो 20 बटे क्या हो जाएंगे, तो आपका 10 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर 10, इनको डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल जाएंगे। और आपसे पूछा है s का वैल्यू, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u का मान देखिए क्या है, तो 20 है और t का मान क्या है 10। 1/2 इंटू a का वैल्यू 2 आया है, t स्क्वायर है तो 10 का क्या दे देंगे स्क्वायर, क्योंकि t का वैल्यू क्या है तो 10 है। तो ये आपका 200 हो जाएंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएंगे, 10 का स्क्वायर कितने तो 100। तो टोटल जोड़िए कितने हो जाएंगे, तो 300 मीटर आपको प्राप्त हो जाएगा इसका वैल्यू। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग न्यूमेरिकल्स थ्योरी को कवर कर सकते हैं। हम बता दें आपको कि ज्यादा से ज्यादा आपको न्यूमेरिकल्स जो पूछेंगे, तो देखिए आपको जितना भी हम बताए हैं इसी बेस पर आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपको 4 या 5 फॉर्मूले मिले होंगे और आप लोग अच्छी तरह से भी इनको समझ गए होंगे। अब आप लोग अपना बुक उल्टाइए और वहां से न्यूमेरिकल्स के प्रश्नों को मोशन वाले चैप्टर से बनाना स्टार्ट करिए। अब देखिएगा आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। और कल के वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आपको इसी बेस पर आपको न्यूमेरिकल्स लेकर के आऊंगा और जितने भी फॉर्मूले आपने अभी देखा और इन फॉर्मूले की मदद से हम बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।